बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक पाठक क्लासेस पर। तो आप लोग सीए फाउंडेशन का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी मुझसे कर रहे हो और बहुत प्रेम आप मुझे वीडियो के माध्यम से जो है यूट्यूब पर दे रहे हो। आप सब मेरी वीडियोस को देख रहे हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप जितनी मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो स्टार्ट करता हूं बेटे आज की क्लास से। आज की क्लास क्या है बेटे? आज की क्लास हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक मैंने आपको यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करवाया था। यूनिट नंबर 3 के 2 लेक्चर्स हम लोगों ने पिछली क्लास तक लिए और मैंने यूनिट नंबर 3 में आपसे क्या बताया? मैंने कहा था यूनिट नंबर 3 में हमें 4 टॉपिक्स को पढ़ना है। यूनिट का नाम है अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दूसरे कौन कौन से एसेंशियल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो नंबर 1 है आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया कि 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं होते हैं, एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड, एक पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऑल वेल। तो इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो माइनर कौन होता है? जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। 2 केस में माइनर की उम्र 21 साल या 21 साल से कम मानी जाती है, जहां पर माइनर के गार्जियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट हुए हो या माइनर की प्रॉपर्टी को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रार कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो। ठीक है जी। तो माइनर की पोजीशन क्या बताई थी? एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का हमने केस किया था। और माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड, वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, गार्जियन माइनर के लाइबल नहीं होंगे। माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, माइनर एजेंट बन सकता है, पर्सनली लाइबल नहीं होगा। माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, माइनर क्या शेयर होल्डर हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने करी। फिर हमने पढ़ी अनसाउंड माइंड की बात। अनसाउंड माइंड मीन्स द पर्सन हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लुनाटिक, इडियट पर्सन और ड्रंकन पर्सन, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसाउंड माइंड। ये लोग हमेशा डिस्क्वालिफाइड नहीं होते जब ये लोग अपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इनका माइंड साउंड होता है, ये क्वालिफाइड है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त इनका माइंड अनसाउंड है तो ये क्वालिफाइड नहीं है। मतलब एक साउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त इसका माइंड अनसाउंड हो, और अनसाउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त उसका माइंड साउंड हो। ऑल वेल। कर सकता है, अनसाउंड माइंड कर सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त उसका माइंड साउंड हो। ठीक है। फिर हमने बात की पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की। 5 नाम मैंने आपको लिए। मैंने कहा था एलियन इनेमी, इंसॉल्वेंट पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन, एम्बेसडर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉर्पोरेशंस। ये लोग डिस्क्वालिफाइड होते हैं। क्यों होते हैं और कब कब होते हैं, इसके रीजंस वगैरह सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। तो अब हम दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं इस यूनिट के। इस यूनिट में हमें 4 टॉपिक पढ़ने थे। पहला हमने पढ़ लिया कैपेसिटी और सेकंड वाला है फ्री कंसेंट। ठीक है बेटे। अब फ्री कंसेंट का मतलब मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में बता दिया था। यूनिट नंबर 1 में जब हम एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त 2 पार्टी है, ए पार्टी और बी पार्टी एग्जाम्पल के तहत। तो इन दोनों की जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। दोनों की कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए, जिसका एक लैटिन वर्ड भी मैंने आपको बताया था, कॉन्सेंसस एड इडेम, मीन्स सेम माइंड सेम सेंस। ऑल वेल। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपका कंसेंट फ्री होगा तो हम लोग ये मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी, सेक्शन नंबर 13 से स्टार्ट करूंगा मैं। सेक्शन 11 माइनर का था, 12 अनसाउंड माइंड का था। ऑल वेल। सेक्शन नंबर 13 से मैं आपको शुरू करके बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है और कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती है। तो यूनिट 1 को याद करो। मैंने कहा था 5 सिचुएशन ऐसी है जहां पर कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। एक को हम कहते हैं कोएर्जन,
एक को हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक को हम कहते हैं फ्रॉड, एक को हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन और एक को हम कहते हैं मिस्टेक। बेटे मेरे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, 5 के 5 टॉपिक को डिटेल में हम लोग करेंगे। कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इन 5 सिचुएशन के अंदर आपका फ्री कंसेंट नहीं होता और इन 5 में से ये जो 4 है ना, 4 ऊपर वाले 4 हैं, आप इतना समझ लो कि ऊपर वाले 4 में कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल होता है और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना मिस्टेक, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। ऑल वेल, ऊपर मैंने आपको क्या बताया, यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइडेबल होता है और नीचे वाले में आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। आ गई बात समझ? तो एक एक करके हम लोग इस पूरी की पूरी सिचुएशन को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कोएर्जन का मतलब। कोएर्जन क्या होता है, अभी बहुत अच्छे तरीके से समझना मेरे बच्चे, कोएर्जन का मतलब क्या होता है। अभी यहां पर समझ के फिर हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल की तरफ जाएंगे। कोएर्जन का मतलब होता है कि मैं किसी पार्टी से, किसी सामने वाली पार्टी से, मान लो 2 पार्टी है, एक ए है और एक बी है। बी का एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ए ने बी को ऑफर किया कि तू अपनी इस हाउस प्रॉपर्टी को मुझे सेल कर। तो ये तो अच्छी बात है, खरीदना बेचना। लेकिन यहां पर देखो ऑफर कैसे किया। ए के पास एक पिस्टल थी, उसने बी के कनपटी पे लगाई और ए ने बी को बोला कि अपनी इस हाउस प्रॉपर्टी को पेपर के अंदर बोला कि इस पर साइन करो और ये हाउस प्रॉपर्टी आप मुझे अपने नाम कर रहे हो, मेरे नाम कर रहे हो, और लिखो मैं अपने होशो हवास में ये प्रॉपर्टी 500 रुपए में या 5000 रुपए में मिस्टर ए के नाम कर रहा हूं। ए ने इस प्रॉपर्टी पे साइन क्यों करवाए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई बात हो कोर्ट में तो वो दिखा सके जी इसने तो अपनी मर्जी से दिया था, देखो इसके साइन। लेकिन असल में मिस्टर बी की कनपटी पे लगी हुई थी पिस्टल। तो उस समय मजबूरन उनको ये अपनी हाउस प्रॉपर्टी को बेचना पड़ा, क्योंकि ए ने बी के साथ जो है वो फिजिकल फोर्स किया था। क्या किया था? फिजिकल फोर्स। अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई फिजिकल फोर्स करती है तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोएर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएर्जन। अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ फिजिकल फोर्स करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोएर्जन कहते हैं। कोएर्जन मतलब होता है कि किसी पार्टी ने फिजिकली धमकाकर या एक्चुअली में कुछ कमिट कर कर, मार कर, लड़कर, झगड़कर किसी से कोई एग्रीमेंट बनाया है। तो मिस्टर बी ने उस समय तो एग्रीमेंट बना दिया, लेकिन बाद में वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उस बनाए हुए एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ रही है? ये जो मिस्टर ए था, इस मिस्टर ए को हम लोग बोलेंगे डिफेंडेंट पार्टी। जिस पार्टी ने गलत एक्टिविटी कर कर कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो डिफेंडेंट होती है, और जिसके साथ में गलत एक्टिविटी हुई है उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। आगे बात समझ? ये ना हमने यूनिट 1 के अंदर भी किया हुआ है, बट वहां थोड़ा सा बताया था, यहां थोड़ा ज्यादा। ठीक है जी। अब जरा अपनी लैंग्वेज में एक बार समझाओ बेटा। कोएर्जन का मतलब होता है इट मींस ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ अदर पार्टी बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। कमिटिंग मतलब एक्चुअली में मैंने आपको धमकाया, एक्चुअली में मारा, या मैंने मारने की धमकी दी, आपने डर के मारे मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और मैंने सब ऑन पेपर करवाया आपसे ताकि मैं फ्यूचर में कोर्ट में या किसी को दिखा सकूं, ये देखो सामने वाले पर्सन ने तो लिख के साइन किए, जबकि वो साइन उसने अपनी मर्जी से नहीं किए थे, दूसरी पार्टी ने। तो मैं जिसने धमकाया उस पार्टी को हम डिफेंडेंट पार्टी बोलेंगे। आप जिसको धमकी मिली है उसको बोलेंगे हम एग्रीव्ड पार्टी।
उस समय आपकी मजबूरी थी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, आपने बना लिया, लेकिन बाद में आप कोर्ट में जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेबल कर सकते हो। इसको कहते हैं कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल। तो अब एक बात बताएं, आपको नहीं लगता कि यहां पर मैंने आपके साथ जबरदस्ती डरा धमका कर कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या ये भारतीय कानून के हिसाब से पनिशेबल है या नहीं है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इंडियन पीनल कोड आईपीसी आप लोगों ने सुना होगा, आईपीसी के तहत ये चीज जो होती है वो क्या होती है, वो पनिशेबल होती है। क्लियर है? जनरली आईपीसी के तहत कोएर्जन पनिशेबल होता है और यहां पर आपको सजा भी मिलती है। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो यही सारी बातें हम लोग अब इस इंस्टीट्यूट की बुक पे चलते हैं, वहां से पढ़ेंगे। चलो जी, तो देखो पहले ये चार्ट देख लेते हैं। कहते हैं कंसेंट इज नॉट फ्री, कहते हैं फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लेकिन फ्री कंसेंट नहीं होगी इन सिचुएशन में कोएर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। लेकिन उनमें से जो चार हैं, ये वाले चार, ये चार के चार वॉइडेबल होंगे, और जो मिस्टेक होता है वो वॉइड भी होता है और वैलिड भी होता है। हम आगे पढ़ेंगे इस मिस्टेक को। तो इन चार को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंसेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 में कंसेंट की डेफिनेशन क्या होती है। कंसेंट मतलब सिंपल, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कोई एग्रीमेंट बनाते हैं तो दोनों ही पार्टी की कंसेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। क्लियर है? 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same senses। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ना बेटे, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट को एक लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, कॉन्सेंसस एड इडम, और इसी का मतलब होता है सेम माइंड सेम सेंस। ये मैंने यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको क्लास नोट के अंदर दिया रखा है, सेम माइंड सेम सेंस। ठीक है जी। तो आगे कहते हैं पार्टीज आर सेड टू हैव कंसेंटेड व्हेन दे नॉट ओनली एग्रीड अपॉन द सेम थिंग बट ऑल्सो एग्रीड अपॉन द थिंग दैट थिंग इन द सेम सेंस। मतलब उनका सेम माइंड भी होना चाहिए, सेम सेंस भी होना चाहिए। सेम थिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज द होल कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट। सेम थिंग मतलब पूरा एग्रीमेंट का कंटेंट दोनों पार्टी एग्री करती है। एग्जांपल देता हूं, मैंने ये बोला कि क्या तुम अपना हॉर्स मुझे बेचोगे? आपने कहा कि हाँ मैं बेचूंगा। मैंने कहा कितने में? आपने कहा 20 लाख। मैंने कहा ठीक है, 20 लाख रुपए प्राइस, ओके है। कब बेचोगे? इस डेट पे बेचेंगे, इतने बजे बेचेंगे। कुल मिलाकर पूरे के पूरे एग्रीमेंट में दोनों पार्टी की रजामंदी थी। इसको कहते हैं हम सेम माइंड सेम सेंस। ठीक है। Consequently, when parties to a contract make some fundamental error as to the nature of the transaction or as to the person deals with or as to the subject matter of the agreement, it cannot be said that they have agreed upon the same thing in the same sense। और अगर दोनों पार्टी उस एग्रीमेंट में कोई एरर करते हैं तो सेम माइंड सेम सेंस नहीं होता। जैसे घोड़ा मैं जो आपको बेच रहा हूं वो मैंने एग्रीमेंट में तय किए हुए चीजों के अकॉर्डिंगली नहीं बेचा, तो सेम माइंड सेम सेंस नहीं हुआ। तो पक्की बात है मैं आपके साथ शायद फ्रॉड कर रहा हूं, क्योंकि घोड़ा मान लो कि बीमार था, मैं ये बात आपको बताया ही नहीं, और आपने उस बेसिस पर मुझसे घोड़ा खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया। डिलीवरी की डेट पर हॉर्स जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और अगर हॉर्स ठीक नहीं होता तो फिर मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, और फ्रॉड क्या होता है, वॉइडेबल, क्योंकि कंसेंट यहां पर फ्री नहीं मानी जाएगी कोर्ट के अकॉर्डिंग। आई बात समझ? तो इंस्टीट्यूट की बुक में ये लिखा हुआ है कि अगर फंडामेंटल एरर हो गए तो सेम माइंड सेम सेंस नहीं होगा। एग्रीमेंट बनाते वक्त जितनी टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी बातें एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई है, परफॉर्मेंस करते वक्त वो सारी की सारी बातें होनी चाहिए। And if they do not agree in the same sense, there cannot be a consent. A contract cannot arise in the absence of consent. और कभी भी कंसेंट की एब्सेंस पर कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं हो सकता। मतलब बिना फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ऑल वेल। जैसे मैं जबरदस्ती आप लोगों को कोई सामान बेच रहा हूं जिसमें आपकी रजामंदी है ही नहीं,
तो फिर वो सामान मैं आप लोगों को बेच ही नहीं सकता, ठीक है। कहता है इफ टू पर्सन एंटर इनटू एन अपरेंट कॉन्ट्रैक्ट कंसर्निंग अ पर्टिकुलर पर्सन और शिप एंड इट टर्न आउट दैट ईच ऑफ देम मिसलीड बाय सिमिलैरिटी ऑफ द नेम had a different person or ship in his mind, no contract would exist between them as they were not ad idem। ध्यान से सुनना क्या लिखा है यहां से यहां तक। मान लो दो पर्सन है ए और बी, कोई शिप है जो कि दुबई से मुंबई की तरफ आ रहा है। अच्छा, शिप एक्चुअली में दो आ रहे हैं। शिप का नाम इसका भी आकाश है, होते ना शिप्स के नाम, इसका नाम भी आकाश है। बी ये कह रहा है ए को कि मैं तुझे अपने गुड्स सेल कर दूंगा अगर मेरा शिप जो है, या बी ने ए को बोला क्या आप मेरा शिप आकाश खरीदना चाहोगे? ए ने बोला यस, मैं आपका आकाश वाला जो शिप है वो खरीद लूंगा। सब कुछ तय हो गया। अच्छा, ए वॉज थिंकिंग अबाउट दिस शिप एंड बी वॉज थिंकिंग टू सेल दिस शिप। अब दोनों में नाम क्या है? वो सिमिलर नाम है। तो यहां ये दोनों की दोनों पार्टी जो है, आपको नहीं लगता मिस्टेक पर है? और जब भी मिस्टेक होती है तो वहां पर कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, नॉट फ्री मिस्टेक। आ गया समझ में? तो यहां पर ये वाला अगला एग्जांपल है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट वुड एग्जिस्ट बिटवीन देम एज दे वर नॉट एड इडम दैट इज ऑफ द सेम माइंड। अगेन, अब अगला फिर बताते हैं। अगेन एम्बिगिटी मतलब होता है अनक्लियरनेस in the terms of an agreement or an error as to nature of any transaction or as to subject matter of any agreement may prevent the formation of any contract on the ground of absence of consent। मतलब अगर किसी एग्रीमेंट में कोई फंडामेंटल एरर है, एग्रीमेंट बनाते वक्त सब कुछ ठीक था मान लो, लेकिन कोई एरर आ गया डिलीवरी के वक्त, परफॉर्मेंस करते वक्त, जो कि एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन से मैच नहीं करता, तो फिर यहां पर हम लोग बोल देंगे सेम माइंड सेम सेंस नहीं है। इन द केस ऑफ फंडामेंटल एरर देयर इज रियली नो कंसेंट, वेयर एज इन द केस ऑफ मिस्टेक देयर इज नो रियल कंसेंट। ऑल वेल। तो मैं आपको 5 की 5 सिचुएशन, कोएर्जन कब होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है, फ्रॉड कब होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन कब होता है, मिस्टेक कब होता है, ये 5 की 5 सिचुएशन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले फ्री कंसेंट की डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 13 मैंने क्या बताया? कंसेंट की डेफिनेशन, ठीक है। फ्री कंसेंट की डेफिनेशन कहते हैं कंसेंट इज सेट टू बी फ्री। कंसेंट फ्री तब मानी जाएगी जब उस फ्री कंसेंट के अंदर कोएर्जन नहीं होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्जन नहीं होगा, एक मिनट बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा। मतलब इन एग्रीमेंट में ये सारी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। बेटे कोएर्जन का मतलब होता है फिजिकल फोर्स। क्या होता है? फिजिकल फोर्स। जैसे मैंने आपकी कनपट्टी पे एक पिस्टल लगा के बोला कि आप अपना आईफोन मुझे 10 रुपए में सेल करो। कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो लिखो पेपर में आप अपनी मर्जी से अपना आईफोन मुझे 10 रुपए में बेच रहे हो। तो उस समय तो आप बेच दोगे क्योंकि आपको तो बचना है, वरना मैं पिस्टल मार दूंगा, गोली मार दूंगा। तो उस सिचुएशन में आप बेच दोगे, तो इसको बोलते हैं कोएर्जन। और दूसरा ये कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मेरे प्यारे, मोरल प्रेशर भी कभी किसी एग्रीमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। कौन सा प्रेशर? मोरल प्रेशर। जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप,
ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक पार्टी जो है वो स्ट्रांग पोजीशन पार्टी होती है और एक पार्टी वीकर सेक्शन की होती है। जैसे हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी सिचुएशन में देखा गया है कि हस्बैंड स्ट्रांग पोजीशन रखता है और वाइफ वीकर, और बहुत सारी सिचुएशन में देखा गया है कि वाइफ स्ट्रांग पोजीशन रखती है और हस्बैंड वीकर। तो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर दूसरी पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेना। मान लो वाइफ ने इमोशनली ब्लैकमेल करके हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ऑल वेल, समझ में आ गया? तो हस्बैंड बाद में कोर्ट में जाकर, क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। फ्रॉड का मतलब होता है किसी को डिसीव करना, झूठ बोलना, धोखा देना। फ्रॉड मतलब डिसीव करना, झूठ बोलना, धोखा देना। और मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है मेरे बच्चे इनोसेंट मिस स्टेटमेंट। क्या होता है? इनोसेंट मिस स्टेटमेंट। ठीक है। और मिस्टेक का मतलब होता है कि कोई एरर हो गया दोनों पार्टी के बीच में। अब इन पांचों के पांच को हम लोग पढ़ेंगे। इन पांच में से ये जो चार हैं, ये चार वॉइडेबल होते हैं, और ये पांचवा वाला वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। तो करें बेटे शुरू। तो सबसे पहले मैं आपके लिए सेक्शन नंबर 15 लेकर आया हूं। सेक्शन 15 कोएर्जन है, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, 20, 21 और 22 जो है वो मिस्टेक का है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कोएर्जन सेक्शन नंबर 15 की बात। ऑल वेल, लेट्स स्टार्ट। तो ये कह रहा है एलिमेंट विटिएटिंग फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट की आवश्यकता है? मतलब ये जो आगे पढ़ने वाले हैं उन सारे एलिमेंट के अंदर फ्री कंसेंट जो है वो नहीं होती है। ऑल वेल, तो वी शैल नाउ एक्सप्लेन दीज एलिमेंट वन बाय वन। तो कौन कौन से एलिमेंट में फ्री कंसेंट नहीं होती, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। नंबर 1 है कोएर्जन। तो बेटे कोएर्जन का मतलब क्या होता है? कोएर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। Coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into a agreement। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था जिसमें A और B की प्रॉपर्टी है, बी की क्या है? प्रॉपर्टी। और ए बी की प्रॉपर्टी बी के मन के हिसाब से नहीं खरीद रहा, मतलब बी बेचना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ए ने बी को धमकाया। धमकाना मतलब होता है थ्रेटनिंग टू कमिट। ठीक है जी। या ए ने क्या किया? ए बी के घर में घुस के उसने हाथापाई करी और बी डर गया, मतलब कमिटिंग। क्या आपको लगता है किसी के घर में घुस के उसको धमकाकर उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना भारत के कानून के अंदर परमिशेबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये ऐसा एक्ट किया गया था ए के द्वारा जो कि फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड है। फॉरबिडन मतलब इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो धारा है, जो भारत का कानून है, उन्होंने इसको मना कर रखा है, फॉरबिडन कर रखा है, प्रोहिबिटेड कर रखा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन यहां मिस्टर ए ये काम कर रहा है। या ये अनलॉफुल तरीके से डिटेन और थ्रेटनिंग टू डिटेन किसी की प्रॉपर्टी को कर रहा है जो कि अगेंस्ट है। प्रीजुडिशियस मतलब होता है अगेंस्ट of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। तो ये सब कर क्यों रहा है? ताकि बी अपनी इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम पे कर दे। तो ये पूरा सिचुएशन क्या है? कोएर्जन। कोएर्जन मतलब फिजिकल फोर्स। तो मेरे प्यारे, मैंने बताया यहाँ बी जो हो गई वो हो गई कौन सी पार्टी? एग्रीव्ड पार्टी। और ए हो गया डिफेंडेंट पार्टी। बी जो है वो मजबूरी में उस टाइम उसको अपनी फैमिली बचानी है, अपने आप को बचाना है, वो घर को ए के नाम कर देगा। लेकिन बाद में बी कोर्ट में जाकर उस एग्रीमेंट को कैंसिलेबल कर सकता है। इसको कहते हैं कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, जो कि कौन है? मिस्टर बी। बात कुछ समझ में आती है क्या? ठीक है बच्चे।
तो लिखा है इट इज टू बी नोटेड दैट द सेक्शन डज नॉट रिक्वायर दैट कोएर्जन मस्ट प्रोसीड फ्रॉम ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, nor it is necessary that subject of the coercion must be other contracting party. It may be directed against any third person whatever. तो यहां बहुत अच्छी बात बताई गई है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोएर्जन जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी खुद करे। अब जैसे कि मैं मिस्टर ए हूं, मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि मैं फेस टू फेस की क्लासेस भी लेता हूं। फेस टू फेस की क्लासेस के अंदर मैं लोकल एरिया के अंदर मान लो मैं बहुत फेमस हूं, ठीक है, लॉ पढ़ाने के अंदर सीए फाउंडेशन का लॉ और सीए इंटर का मैं बड़ा फेमस हूं। अब इससे ना पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो रही है। पड़ोसी मतलब कौन? जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। मान लो वैसे ऐसा कुछ है नहीं, मेरा कोई राइवल नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। पड़ोसियों को प्रॉब्लम है और पड़ोसी एक इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट वाला जो है मुझे लॉ से हटाना चाहता है क्योंकि इससे उसका नुकसान हो रहा है। तो वो बंदा अगर डायरेक्टली मुझे धमकाएगा तो वो तो फंस जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। या मान लो वो खुद भी शरीफ है लेकिन उसको मुझसे प्रॉब्लम है, तो वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी यानी कि मिस्टर डी, डॉन, तो बी ने डी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम मिस्टर ए को धमकाओ। मतलब थर्ड पार्टी भी कोएर्जन कर सकती है। आपने बॉलीवुड की फिल्में देखी होगी जिसके अंदर डॉनों के फोन आते हैं मुंबई में, दो खोखा बेच, तो वो किसी के बिहाफ पर फोन कर रहे होते। तो यहां मतलब क्या है इस टॉपिक का? इसका मतलब है थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो डू कोएर्जन, कैन ऑल्सो डू कोएर्जन। थर्ड पार्टी भी कोएर्जन को कर सकती है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि कोएर्जन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच में ही हो, एक थर्ड पार्टी को भी हायर किया जा सकता है किसी को धमकाने के लिए। तो कोएर्जन में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, ओके। तो यहां कह रहा है इट इज टू बी नोटेड दैट, दोबारा बता रहा हूं, दैट द सेक्शन डज नॉट रिक्वायर दैट कोएर्जन मस्ट प्रोसीड फ्रॉम ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं है जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है यहां पर ए और बी, इन दोनों के बीच में ही कोएर्जन हो। Nor it is necessary that subject of the coercion must be other contracting party. It may be directed against any third person whatever. मतलब कोई थर्ड पर्सन जो है वो भी केस फाइल कर सकता है, केस फाइल नहीं, ओ सॉरी, धमका सकता है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि कोएर्जन का इफेक्ट क्या होगा अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखो 15 कोएर्जन है, 16 एंटी-इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिस रिप्रेजेंटेशन और 20, 21, 22 मिस्टेक का। तो 19 कहां था? ऊपर आपने देखा था। 19 बताता है हर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट। तो कोएर्जन का इफेक्ट मेरे बच्चे ये होता है, जैसे मैं आपको ये बता चुका हूं, कोएर्जन का इफेक्ट क्या है? कोएर्जन का इफेक्ट है कि ए ने बी के साथ में कोएर्जन किया था, इस ए ने बी के साथ में कोएर्जन किया था, तो इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है? वो वॉइडेबल होता है। ए डिफेंडेंट पार्टी और बी एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। तो कह रहा है कंसेंट इंड्यूस, कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय कोएर्जन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन। मतलब जिसकी कंसेंट ऑब्टेन की गई है उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, मतलब कैंसिलेबल है। तो यहां किसकी कंसेंट को ऑब्टेन किया गया है? मिस्टर बी की। तो बी के ऑप्शन पे ये वॉइडेबल होगा, ऑल वेल। और सेकंड ये कहता है ए पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोएर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। तो ध्यान से सुनना, ये सेक्शन नंबर 72 है। सेक्शन नंबर 72 आप लोगों को मैं एक टॉपिक कराऊंगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको बताया था ना यूनिट नंबर 1 में कि ये आगे आएगा, तो वहां ये सेक्शन नंबर 72 हमारे सामने आएगा। ए पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोएर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। मतलब अब मान लो बी ने ए ने बी को धमकाया और बी ने उस समय पर मजबूरी में क्या कर दिया? बी ने मजबूरी में ए को पैसे दे दिए या वो एग्रीमेंट बना लिया। तो ये एग्रीमेंट किस में था? कोएर्जन में, धमकाकर। तो बी ने ए को मनी पेड कर दी।
फ्यूचर में जब ए चला जाएगा तो बी ए के खिलाफ कोर्ट में जाके कोर्जन के दम पर, बी कौन सी पार्टी? एग्रीड पार्टी, अपने इस पैसे को वापस ले सकता है। आई बात समझ? क्लियर है? तो 72 हम वहां पर पढ़ेंगे। एक आपसे प्रश्न है बहुत अच्छा, क्या थ्रेट टू कमिट सुसाइड कोर्जन होता है? जैसे कि मान लो मैं आपको धमका रहा हूं कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। हो सकता है कि आप भी टेंशन में आ जाओ, यार ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो कूद जाएगा, कल को मरेगा, मेरा नाम लगाएगा। तो अगर कोई पर्सन आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपको सुसाइड करने की धमकी देकर, तो इसको भी कोर्जन माना जाता है। और सुसाइड करने की धमकी देना भी इंडियन पीनल कोड के अंदर क्या होता है, ये एक तरीके की यहाँ पर आपको सजा मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना थ्रेट टू कमिट सुसाइड क्या होता है, वो कोर्जन होता है। लिखा है सुसाइड दो फॉरबिडन बाय आईपीसी, आईपीसी ने सुसाइड मना कर रखा है, इज नॉट पनिशेबल, वैसे ये पनिशेबल नहीं है। क्यों पनिशेबल नहीं है? क्योंकि जो मर जाएगा उसको क्या सजा दोगे, लेकिन सुसाइड करने की धमकी देने वाले पर्सन को सजा जरूर मिल सकती है। एज अ डेड मैन कैन नॉट बी पनिश, बट Section 15 declares that committing or threatening to commit any act which is forbidden by IPC is coercion. Hence, a threat to commit suicide will be regarded as coercion. आई बात समझ? तो एक एग्जाम्पल है, where husband obtain a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide. The transaction was set aside on the ground of coercion, suicide being forbidden by the Indian Penal Code. एक हस्बैंड ने रिलीज डीड अपनी वाइफ से और बच्चे से साइन करवा ली अलग होने की। तो वाइफ अलग हो नहीं रही थी, तो हस्बैंड ने बोला मैं तेल वेल छिड़क लिया अपने ऊपर, कह रहा मैं आग लगा दूंगा, साइन कर दे, मैं तुझसे अलग होना चाहता हूँ। तो वाइफ ने तो मजबूरी में वहां पर, तो ये एक तरीके का क्या है, कोर्जन है। ऑल वेल, तो उस समय वाइफ ने साइन कर दिया, लेकिन कोर्ट जो है उसको गलत मानेगा और जो डिफेंडेंट पार्टी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और एग्जांपल है, एन एजेंट रिफ्यूज टू गिव बुक्स ऑफ अकाउंट टू द प्रिंसिपल अनलेस ही फ्रीज हिम फ्रॉम ऑल हिज लाइबिलिटी। द प्रिंसिपल हैड टू गिव द रिलीज डीड, हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वाज अंडर कोर्जन बाय अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। ये समझो ध्यान से, एक प्रिंसिपल ने, एक बंदे ने किसी एजेंट को अपने पास काम पे रखा। जैसे मान लो कि मैं एक बिजनेस पर्सन हूं और मैंने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने के लिए रखा, किसी सीए फर्म को रखा। तो मेरी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट किसके पास होगी? सीए फर्म के पास। अब आज जो है सीए फर्म मुझे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट दे नहीं रही, क्योंकि एजेंट अगर कोई काम करता है, कोई गलत एक्टिविटी करता है, तो एजेंट पर्सनली लायबल होता है। ये यूनिट नंबर 9 के अंदर हम पढ़ेंगे। अब ये सीए को पता है भाई मैंने कुछ गड़बड़ की है, अब तो मेरी लायबिलिटी अराइज होगी। तो ये प्रिंसिपल को धमका रहा है कि भाई आप मुझे मेरी लायबिलिटी से मुक्त करो, किसी एग्रीमेंट में लिखो, तब जाकर मैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको दूंगा। तो ये भी तो कोर्जन ही हो गया ना। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट देना ए की ड्यूटी है, क्योंकि ए इज द एजेंट ऑफ दिस पर्सन प्रिंसिपल, और ए अपनी लाइबिलिटी के डर से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, जो प्रिंसिपल की बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो अपने कब्जे में लेके बैठा हुआ है। तो उस समय ए ने पी को ये बोला कि भाई आप मुझे रिलीज करो तभी बुक्स ऑफ अकाउंट दूंगा। तो पी ने मजबूरन एक रिलीज डीड साइन करी एजेंट के नाम पर और बुक्स ऑफ अकाउंट वापस ले ली। अब फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी अराइज होगी तो लाइबल ए ही होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में ये जो रिलीज डीड थी उसमें कंसेंट फ्री नहीं थी। ऑल वेल, तो ये मेरा बेटे कोर्जन हो गया। ठीक है जी। तो मैंने आपको कितने सेक्शन पढ़ाए? सेक्शन नंबर 13, सेक्शन 14 और सेक्शन नंबर हमने पढ़ा 15। 13 कंसेंट की बात करता है, 14 फ्री कंसेंट की बात करता है। तो फ्री कंसेंट 5 सिचुएशन में नहीं मानी जाती, एक कोर्जन, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक फ्रॉड, एक मिस रिप्रेजेंटेशन, एक मिस्टेक। जो शुरुआत की 4 पॉइंट है इनमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और 5वें वाले के अंदर वैलिड और वॉइड होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। मैंने सेक्शन नंबर 15 करवाया कोर्जन। कोर्जन मींस इट मींस ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्टिविटी विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड इज कॉल्ड कोर्जन।
ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी कैंसिलेबल होता है। अच्छा, प्रूफ करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एग्रीव्ड पार्टी की कोर्ट में होती है कि मेरे साथ में गलत हुआ है। क्या थर्ड पार्टी कोर्जन कर सकती है? तो जी हाँ, थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो डू द कोर्जन, और सुसाइड करने की धमकी देना भी कोर्जन का हिस्सा माना जाता है। ऑल वेल, क्लियर है? तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बेटे अनड्यू इन्फ्लुएंस की, ठीक है, सेकंड पॉइंट। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझते हैं, ये क्या कहता है। देखो जी, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मोरल प्रेशर, मोरल प्रेशर। तो देखना जी, पहले मैं इसको समझाता हूं। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है जी? एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। ये एग्जांपल जानबूझ के दे रहा हूं क्योंकि कोर्जन में भी आपने एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल देखा था, और मैं आपको डिफरेंस करूंगा कि वहां और यहां क्या फर्क है। तो हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, दोनों की शादी हुई हुई है। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन है, और इस रिलेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी होती है, और कोई होती है वीकर पोजीशन। और ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी अपनी इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन का गलत फायदा उठाती है, और इस वाले वीकर पोजीशन पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। उस समय वीकर जो पार्टी है उसकी मजबूरी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को हां बोलना, लेकिन बाद में वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर कैंसल कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, क्योंकि उसने ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो बनाया था इमोशनली ब्लैकमेल होकर, जिसको आप लोग कहते हैं मोरल प्रेशर। ठीक है, अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं। सेक्शन नंबर 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस कहता है कि जब कोई ऐसी पार्टी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी, जिसको आप डोमिनेंट पार्टी भी कहते हो, क्या नाम? डोमिनेंट पोजीशन। तो एक पार्टी है डोमिनेंट पोजीशन, वो किसी दूसरे की विल, जो इच्छाएं हैं, उसको कंट्रोल में रखती है, क्योंकि वो डोमिनेंट है और वीकर। तो जो डोमिनेंट पोजीशन पार्टी है वो अपनी उस रिलेशनशिप का फायदा उठाकर, अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन का फायदा उठाकर वीकर पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। वीकर पार्टी मन मार कर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये सब कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप्स में। कहां पर? जहां रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट होती है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा एक रिलेशनशिप बेस्ड होता है। तो आपने हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल कोएर्जन में भी देखा था, जब कोएर्जन करा हस्बैंड ने कि मैं सुसाइड कर लूंगा वरना मुझे रिलीज डीड दो। तो वहां पर जो सुसाइड हस्बैंड कर रहा था, अगर वहां सुसाइड कोई थर्ड पार्टी भी करता तो भी कोएर्जन के अंदर आता, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये सब कुछ उन्हीं पार्टियों के बीच हो सकता है जिनके बीच में कोई ना कोई क्या हो, रिलेशन। आई बात समझ? क्लियर है? बहुत समझ में आया? तो आपको मैं एक्सप्रेस करता हूं कि कैसे रिलेशंस में फायदा उठाया जाता है। तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशन, आप लोगों ने भी जरूर अपने घर में छोटे मोटे काम को करवाने का फायदा उठाया होगा। मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। आपने एक दिन दो दिन खाना नहीं खाया, आपके घर वाले जो है वो पसीज गए इमोशनली, आपको मोटरसाइकिल दिलाने लगी। तो यहां पर आपने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। तो जब कोई पार्टी अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाती है तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑल वेल, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि टीचर भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, स्टूडेंट वीकर पोजीशन, और कहीं कहीं पर स्टूडेंट भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है और टीचर वीकर पोजीशन। डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप भी ऐसे ही होता है। डॉक्टर और पेशेंट दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग और वीकर पोजीशन होती है। ऑल वेल, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी ज्यादातर डॉक्टर ही होगी। मान लो आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, किडनी निकाल ली, और आपको बोला भाई 50 लाख दो तब किडनी डालूंगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है डॉक्टर।
तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा होता है सिचुएशन पे, वो सिचुएशन क्या है जहां पर रिलेशनशिप का होना जरूरी है। अब पढ़ रहा हूं सेक्शन नंबर 16, बहुत अच्छे से पढ़ना। According to section number 16 of the Indian Contract Act 1872, a contract is said to be induced by undue influence where the relation subsisting, मतलब पार्टी के बीच में जो है वो रिलेशन का होना जरूरी है। Between the parties are such that one of the party are in a position to dominate the will of the other party and he use that position to obtain an unfair advantage over the other। तो दो पार्टी है, एक डोमिनेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी। स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी इस पोजीशन में होती है कि वो वीकर पोजीशन पार्टी की विल को जो है अपने कंट्रोल में रखती है और सामने वाले से कोई एग्रीमेंट कर लेती है, अनड्यू एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज। यहाँ एग्जांपल है, ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, अपॉन बी's coming of age obtained by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance। A को उसके A having advance money to his son B, B बहुत छोटा बच्चा था, मान लो 15 साल की उम्र का था। A ने कुछ पैसे B को दे दिए, ठीक है जी, यहाँ तक ओके। B बाद में क्या हो गया, मेजर हो गया। जब वो मेजर हुआ तो आपको पता है माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इन इश्यू। जब वो माइनर था उसको पैसे मिले तो उससे हम पैसे ले ही नहीं सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। लेकिन जब वो 19, 20, 21 साल का हो गया, कमाने लग गया, तो घर वालों ने उससे पुचकार प्यार करके एग्रीमेंट किया कि बेटे तू हमें पैसे दे, हमने तुझे 1 लाख रुपए दिए थे, तू मुझे 5 लाख रुपए दे। वो बच्चा भी, वो जो बंदा था वो भी माँ बाप के लाड़ प्यार में आके 5 लाख रुपए पे साइन कर देता है। तो उसने तो लिए 1 लाख थे और जो भी लिए थे वो तो एग्रीमेंट ही नहीं था, वैलिड एग्रीमेंट ही नहीं था। तो ये जो 5 लाख रुपए का एग्रीमेंट बना है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, जहाँ पेरेंट्स ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर बच्चे के साथ में नाइंसाफी करी है। तो यहाँ पर बच्चे की फ्री कंसेंट नहीं है, उस टाइम तो वो लाड़ प्यार में आ गया, उसने बाद में सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो आ जाओ, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अंडर दिस प्रोविजन आर, सबसे पहला रिलेशनशिप पार्टीज के बीच में होना बहुत जरूरी है। तो कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच की रिलेशनशिप, बीच का डिफरेंस नंबर 1, कोएर्जन कोई थर्ड पार्टी, कोई डॉन भी आके धमका सकता है मुझे किसी के बिहाफ पर, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। अब मान लो मेरी वाइफ मेरे को कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रही है और पड़ोसी की वाइफ आके करे मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे गोल्ड की ज्वेलरी दिलाओ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो ए पर्सन कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द अदर व्हेन ए नियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू एग्जिस्ट। तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है और एक पार्टी इस पोजीशन में होनी चाहिए कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके। मतलब मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूं, आप वीकर पोजीशन में हो। जैसे फादर और सन का रिलेशनशिप, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी मात्रा में फादर की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और सन की वीकर पोजीशन है। तो फादर अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन का फायदा उठाकर बेटे से कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्लियर है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एग्जिस्ट इन सच ए मैनर दैट वन ऑफ देम इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। ए पर्सन इज डीम्ड टू बी इन सच पोजीशन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। नंबर 1, रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी। Where a person hold a real authority over the other, as in the case of master and servant, doctor and patient, etc. जैसे a father by reason of his authority over the son can dominate the will of the son. अथॉरिटी है, जैसे डॉक्टर और पेशेंट में डॉक्टर की अथॉरिटी है। आई बात समझ। मास्टर और सर्वेंट में मास्टर की अथॉरिटी है। तो आपने देखा होगा वो स्लेव की तरह कुछ सर्वेंट्स को रखा जाता है। सर्वेंट भी मजबूर होता है, उसको नौकरी की टेंशन है ये वो, लेकिन जब उसकी मजबूरी खत्म होती है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में उस मास्टर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है कि मेरा फायदा उठाया गया। फिर कहता है फिड्यूसरी रिलेशनशिप होता है व्हेन रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है। सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन फादर एंड सन, सोलिसिटर एंड क्लाइंट, जैसे एडवोकेट, लॉयर्स।
हस्बैंड एंड वाइफ, क्रेडिटर और डेटर के बीच में भी होता है भाई, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है तभी तो कोई क्रेडिटर डेटर को पैसे दे रहा है, तो वहाँ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब बाद में जो है डेटर गलत फायदा उठा रहा है क्रेडिटर का, डेटर कह रहा है भाई पुराने तभी दूंगा पैसे जब एक लॉट माल और उधार देगा, फिर दूंगा, पुराना बकाया चुकाऊंगा। अब यहाँ क्रेडिटर अन्य इन्फ्लुएंस में आ गया कि यार मेरे को तो इससे पैसे लेने, अब तो देना पड़ेगा। देखा है ना कि किसी को उधार दो तो वो बार बार देना पड़ता है क्योंकि पुराने पैसे लेने हैं उस बंदे से। आई बात समझ? तो एग्जाम्पल, बाय रीजन ऑफ फिड्यूसरी रिलेशनशिप ए सोलिसिटर कैन डोमिनेट विल ऑफ हिज क्लाइंट एंड ए ट्रस्टी कैन डोमिनेट द विल ऑफ द बेनिफिशियरी। एग्जाम्पल 15, ए स्पिरिचुअल गुरु। तो एक और एग्जाम्पल है स्पिरिचुअल गुरु और डिसाइपल का। तो आप लोगों ने देखा होगा जो स्पिरिचुअल गुरु है वो डिसाइपल को, कुछ फेक भी होते हैं, कई बहुत जेन्युइन है, कई फेक है। जो फेक स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो मंत्र मुग्ध कर डिसाइपल की प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम करवा लेते हैं। वो तो बाद में डिसाइपल को समझ में आता है मेरे साथ क्या हो गया। तो जो स्पिरिचुअल गुरु था वो कौन था? वो मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा था। ऑल वेल। तो स्पिरिचुअल गुरु इंड्यूस हिज डिवोटी टू गिफ्ट टू हिम द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन रिटर्न ऑफ ए प्रॉमिस ऑफ साल्वेशन ऑफ द डिवोटी। मतलब तुम मुक्त हो जाओगे, अगर तुम ये दान देते हो तो तुम मुक्त हो जाओगे, भगवान तुम्हें जो है बहुत, भगवान खुश होंगे। तो ऐसे में आपको बच के रहना। हेल्ड द कंसेंट ऑफ द डिवोटी वॉज गिवन अनड्यू इन्फ्लुएंस, हियर द relationship was fiduciary relationship between guru and devotee and guru was in a position to dominate the will of the devotee. All well. अगला है mental distress। तो mental distress भी हो सकता है, जैसे एक undue influence can be used against a person to get his consent on a contract where the mental capacity of that person is temporarily or permanently affected। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं हूँ साइकाइट्रिस्ट, मेरे पास कोई पेशेंट आया। साइकाइट्रिस्ट के पास कौन से पेशेंट आते हैं? जिनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो वो मेरे पास रेगुलर विजिट करता है। तो मैं बात कर रहा हूँ इससे, अब मुझे पता है कि ये बंदा परेशान है। अच्छा, इंडिया में साइकाइट्रिस्ट के पास वही लोग जाते हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसे हो, ये बात भी आपको पता है। तो वो बड़ी गाड़ी से आता है मेरे पास। तो मैंने अपनी इस पोजीशन का गलत फायदा उठाया, उससे कुछ पैसे वैसे ऐंठ लिए, कुछ चीज़ें ऐंठ ली, और वो थोड़ा मेंटली परेशान है, वो डिस्ट्रेस में है, उसको कुछ पता नहीं है उस टाइम, तो वो मेरे को पैसे देता गया और मैंने अपनी विल का डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठाकर उससे कोई एग्रीमेंट कर लिया। तो ये बेटे गलत एग्रीमेंट हो जाए। यहाँ पर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। बाद में मान लो उसको होश आया, जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसको पता लगा कि मैं तो लुट गया, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके मेरे खिलाफ एक्शन लेगा इस बेसिस पे। देखो यहाँ एग्जाम्पल है, ए डॉक्टर इज डीम्ड टू बी इन ए पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ हिज पेशेंट एनफेबल्ड बाय प्रोट्रैक्टेड इलनेस। एक ऐसा बंदा है जो बीमार है और मैं उसकी बीमारी में उसका फायदा उठा रहा हूँ, और भारत में ऐसा होता है, भारत क्या पूरी दुनिया में होता है। ठीक है जी। अगला ये कहता है अनकॉन्शियनेबल बार्गेन्स। कहता है वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज अपरेंटली अनकॉन्सियबल, दैट इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। It is presumed by law that consent must have been obtained by undue influence. Unconscionable bargain are witnessed mostly in money lending transaction and in gift. आपने पुराने जमाने में देखा होगा, मैं एक जमींदार हूँ, बहुत अमीर आदमी गांव का, आपको आपकी खेती खराब हो गई, आप मेरे पास आए लोन लेने के लिए। अब मैं आपको 40% के ब्याज पर लोन दे रहा हूँ, आपकी मजबूरी थी, आपने ले लिया। सोचो वो पर्सन जिस पे प्रिंसिपल के अमाउंट के लिए उधार लेना पड़ रहा है, वो इंटरेस्ट 40% कैसे चुकाएगा? तो यहाँ ये मैंने आपके साथ में आपकी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। आई बात समझ? डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप, कितना बुरा रिलेशनशिप मैंने बनाया। तो इसको कहते हैं अनकॉन्शियनेबल, मतलब जस्टिफाइड नहीं है, अनफेयर बार्गेन। A being in debt to B, the money lender of his village, contract a fresh loan on terms which appear to be unconscionable. It lie on B to prove that the contract was not induced by undue influence. मतलब आपको मुझे लोन चुकाना है और आप मुझसे ही पैसा लेके मेरा ही लोन चुका रहे हो और फिर नया लोन आपके ऊपर आ गया, तो ये गड़बड़ है।
अच्छा एक बात और, अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसके साथ हुआ है वो कोर्ट में प्रूफ करता है, तो उस बंदे को प्रूफ करने की जरूरत होती है कि मेरे साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। ऑल वेल, तो 3 केस में प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है और बाकी की सिचुएशन में नहीं पड़ती। 3 केस कौन से? हस्बैंड वाइफ और क्रेडिटर डेटर और लैंडलॉर्ड टेनेंट। इन 3 सिचुएशन में प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि मेरे साथ गलत हुआ है, बाकी केसेस में प्रूफ नहीं करना पड़ता। ठीक है। स्पिरिचुअल गुरु डिसाइपल में ऊपर देखो साफ साफ बोला स्पिरिचुअल गुरु, फादर सन में फादर को बोला। ऑल वेल, सॉलिसिटर क्लाइंट में सॉलिसिटर बोला, डॉक्टर पेशेंट में डॉक्टर फायदा उठाता है। लेकिन क्रेडिटर डेटर में किसी का नहीं पता, किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कौन, और हस्बैंड वाइफ में तो कतई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने बोला 3 सिचुएशन, क्रेडिटर डेटर, लैंडलॉर्ड टेनेंट और हस्बैंड वाइफ, यहां पर एग्रीव्ड पार्टी को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे साथ गलत हुआ। अगर उसने प्रूफ कर दिया तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, नहीं करा तो नहीं है। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। तो जो डोमिनेंट पोजीशन का बंदा है उसका मन का ऑब्जेक्ट यही था कि मैं इसकी अनड्यू एडवांटेज उठा सकूं, फायदा उठा सकूं। रिलेशनशिप ऐसी थी कि उसका फायदा उठा सकूं। कहता है वेयर द पर्सन इज इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द विल ऑफ द अदर इन गेटिंग कंसेंट मस्ट हैव द ऑब्जेक्ट टू एडवांटेज टू द ऑफ द अदर। तो ए टीचर आस्क हर डॉटर टू गेट मैरी और टू वन ऑफ हिज ब्रिलियंट स्टूडेंट। Both the girl and boy were smart, settled and intelligent. Here the teacher had a relation which can have influence on both of them, but as no undue advantage of such influence was taken, such contract of marriage is said to be made by free consent. क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अनड्यू एडवांटेज उठाने का था। अब जैसे कि एक टीचर है, मेरे जैसा टीचर है, उसने अपनी बेटी की शादी अपने किसी स्टूडेंट से करवा दी। अच्छा, वो स्टूडेंट स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था, उसका परिवार बहुत अच्छा था, हर चीज में बढ़िया था। तो यहां पर क्या उसने अपनी बेटी का फायदा उठाने की सोची? नहीं ना, ये अनड्यू एडवांटेज नहीं है, ये तो बल्कि उसने भला करने की कोशिश करी। तो बेटी ये क्लेम नहीं कर सकती है जबरदस्ती मेरी शादी करा दी, अनड्यू इन्फ्लुएंस करा, रो रहे थे घर पे कि तुम शादी कर ले नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये वो। तो ऐसी सिचुएशन में वो बाप गलत नहीं है। ठीक है। अब कहते हैं जी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? तो बेटे बर्डन ऑफ प्रूफ कहता है व्हेन ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइड मतलब कैंसिल। अब जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के बाद कोर्ट में कैंसिल कराने जाएगा। जिसके साथ हुआ वो एग्रीव्ड पार्टी, जिसने किया वो डिफेंडेंट। ठीक है। तो वो कैंसिल कराने जब जाएगा तो वो इन ग्राउंड पे जाएगा कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा द अदर पार्टी इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल। दूसरी पार्टी इस पोजीशन में थी कि उसने विल डोमिनेट करी। अच्छा, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। ठीक है। द अदर पार्टी एक्चुअली यूज हिज पोजीशन एंड ट्रांजेक्शन इज अनफेयर और अनकॉन्सिनेबल। मतलब ऊपर जो अभी हमने पढ़ा है ये सब कुछ प्रूफ करना पड़ेगा किसको? वीकर पार्टी को। ठीक है। वरना तो कोई भी कोर्ट में जाके झूठ बोल देगा ऐसे। तो ऐसे थोड़ी हर बार स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी को केस जेल में डालेंगे। जनरली यहाँ जेल नहीं होती, अगर आप किसी का फायदा उठाते हो तो जेल नहीं होती जनरली। अब हस्बैंड ने वाइफ को बोला मुझे नेकलेस ला के दो, तो यहाँ जेल थोड़ी होगी। लेकिन कोएर्जन में जनरली जेल होती है। मतलब एक और डिफरेंस, कोएर्जन पनिशेबल होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस जनरली पनिशेबल नहीं होता। तो इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस देखते हैं 19 है, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये देखो सेक्शन 19 कोएर्जन का था, 19 से अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोएर्जन का इफेक्ट क्या था? वो भी वॉइडेबल होता है, ये भी वॉइडेबल होता है, और आगे के 2 फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन भी वॉइडेबल होंगे। तो when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court may seem just fit. कह रहा A many lender advance 1 lakh to B, an agriculturist किसान को,
एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूस बी टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर 2 लाख विद इंटरेस्ट एट 6% पर मंथ। देखो कितना गलत है। क्रेडिटर ने डेटर को पैसे दिए, किसान है, गरीब आदमी है, 1 लाख, बॉन्ड बनवाया 2 लाख का। यही नहीं रुका, कहता 6% ब्याज पर एनम नहीं, पर मंथ 72% का ब्याज ले रहा है। अरे भाई इतना तगड़ा ब्याज तो गुजर लोग भी नहीं लेते जितना तू ले रहा है। आ गया। तो ये मेरा पूरा का पूरा अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ठीक है बेटे, तो हमने क्या पढ़ा? कंसेंट की डेफिनेशन सेक्शन 13। हमने पढ़ा सेक्शन 14 फ्री कंसेंट कब नहीं होती, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। शुरुआत के 4 वॉइडेबल, मिस्टेक, वॉइड और वैलिड आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 15 कोर्जन मीन्स ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ अदर पार्टी बाय थ्रेटनिंग और कमिटिंग थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्टिविटी विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी इज कोर्जन। थर्ड पार्टी कोर्जन कर सकती है, सुसाइड करने की धमकी देना कोर्जन होता है। सेक्शन 19 कहता है कि वॉइडेबल होता है, इफेक्ट ऑफ कोर्जन इज वॉइडेबल। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास रहेगा? जिसके साथ कोर्जन हुआ है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसमें एक पार्टी इस पोजीशन में होती है वो दूसरे पार्टी की विल को डोमिनेट कर सके किसी के साथ में गलत, जैसे कुछ रिलेशनशिप का एग्जिस्ट होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, और अपना स्पिरिचुअल गुरु डिसाइपल, पेरेंट्स चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, क्रेडिटर, डेटर। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। और अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट भी क्या होता है? ये वॉइडेबल होता है। तो उम्मीद है बेटे आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक इंस्टीट्यूट की बुक से वर्ड टू वर्ड मैंने आपको पढ़ाया, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप मेरे इस लेक्चर को शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।